हेलो बेटा, कैसे हो? तो हमने मी चित्रकार कसा झालो इस पाठ में देखा था कि लेखक को कैनवास मिल गया और वहाँ पर चित्र निकालने के लिए जो साधन उनको जो भी उपलब्ध हुए थे उनसे उन्होंने चित्र निकालना शुरू किया था। धूप में बैठकर उनके घुटनों के छिलके निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वह चित्र निकाल रहे थे। अब वो जो है उसमें रंग भरने हैं, तो कहाँ से लाएंगे रंग? यहाँ तक हम आए थे कि कहाँ से लाएंगे रंग भरने इन चित्र में, कहाँ से लाएंगे? त्या दिवसात काटेसावर फुलते, उन दिनों में काटेसावर नाम का एक पेड़ है, उसमें उसको फूल आते हैं, लाल भडक होते और लाल लाल फूल आते हैं। तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिळतो और वो जो काटेसावर का पेड़ है उसको जो फूल आते हैं, उसके फूल यदि पानी में इस तरह से मिलाते हैं उसको, तो उससे हमें जामुनी रंग मिल जाता है। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात और शेंद्री नाम की जो वनस्पति होती है उसके अंदर जो बीज होते हैं उससे भी केशरी रंग हमें मिलता है। काही पानांचा हिरवा, कुछ पर्णों से हमें हरा रंग मिल गया। चुन्याचा पांढरा और चूने का तो तुम्हें मालूम ही है सफ़ेद रंग होता है। कुंकवाचा लाल, तिलक का जो रंग है वो लाल कलर आणि दगडाचा पिवळा और पत्थर से हमें पीला रंग मिल गया। बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं और एक बांस की छोटी सी डंडी ली और उसको आगे से ब्रश जो है करने के लिए उसको छिला। तहानभूक हरून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो। ना प्यास लगती थी ना भूख लगती थी और हम चित्र निकालते ही रहते थे। नज़र जाइल तितपर्यंत चित्र चित्र, जहाँ देखो वहाँ पर नज़र जहाँ तक जाती थी वहाँ हम चित्र ही चित्र निकालते थे। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, कुछ दिनों के बाद में फिर बारिश आती थी। नदी वाहायला लागायची, नदी बहने लगती थी। आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची और उस समय हमने जो चित्र निकाले रहते थे वो नदी के पेट में जो है जलमय हो जाते थे। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। मैं जो ये व्यक्तिगत बता रहा हूँ ये एक उदाहरण है। निसर्ग किती परीने आपल्याला देत असतो, पर्यावरण हमें कितना देता है ते लक्षात येईल, वो हमारे ध्यान में आएगा। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। लेखक कह रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये काम, मेरे पास तो है ही नहीं, कोई किताब नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँगा, मेरे पास कोई कॉपी नहीं, मैं कैसे लिखूँगा। नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो तुम कहीं से भी उसको प्राप्त कर सकते हो। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते। यदि तुम्हारी इच्छा तीव्र है तो साधनों के बिना भी साधना करना आता है। आता हेच पहा, अब ये देखो, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा। जब सावन महीना खत्म होने को लगता था, मतलब बारिश कम होती थी, पण नदी वाहतच असायची, लेकिन नदी बहती रहती थी। आमचा कॅनवास म्हणजे खडक मुकड़ा व्हायला पार चैत्र महीना उजाड़ायचा और हमारा जो कॅनवास था चित्र निकालने का वो कब हमें खुला मिलता था? चैत्र मास में। तो वर काय करायचं? तब तक हमने क्या करना चाहिए भाई, हम सोचने लग गए। त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला, उसमें से ही हमें मिट्टी जो है उससे कुछ न कुछ बनाना चाहिए, ऐसे हमारे मन में आया। लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची। लाल लाल मिट्टी बिल्कुल मुलायम, हमारे हाथ को बिल्कुल मुलायम लगती थी। मूर्ति कराव्यात असं ठरवलं। हमने सोचा कि इतनी मुलायम मिट्टी है तो चलो इससे ना हम मूर्तियाँ बनाते हैं। पण हा मातीचा खेळ लपून छपून करावा लगे, लेकिन इस मिट्टी का खेल भी हमें बड़ा छिप छिप कर करना पड़ता था, छुप छुप कर करना पड़ता था। कभी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला जहाँ गाय बैल भैंस बांधते हैं उसको कहते हैं गोठा, तो वहाँ पर चुपके से जाते थे, वहाँ पर मिट्टी से हम मूर्ति बनाते थे। या तो कभी गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली, या तो कभी गांव के मंदिर के पास में एक बकुड़ी फूलों का पेड़ था, वहाँ पर जाते थे और वहाँ हमारा ये मूर्ति बनाने का काम शुरू हो जाता था। मूर्ति करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या। जब हम मूर्ति बनाते थे तो कुछ समय के बाद में उसमें दरारें आती थी। तड़े मतलब दरारें। हिरेमोड व्हायचा, फिर हम नाराज हो जाते थे। हिरेमोड होना मतलब नाराज होना। त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा, फिर कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना चाहिए भाई कि क्या करे इसमें दरारें ना हो। इसलिए विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाढल्यावरही राहतं। फिर सोचते सोचते ध्यान में आया कि गाय का जो गोबर होता है वह सूखने के बाद भी वैसे के वैसे रहता है, गीला ही रहता है। तो हमने उस गोबर को मिट्टी में मिलाया और मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। अब थोड़े दिनों तक तो मूर्तियाँ अच्छी रही, लेकिन
कुछ ज़्यादा दिनों के बाद में उसमें और बारीक बारीक दरारें आने लग गई। आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा। हमारे गांव में हफ्ते में एक बार बाजार भरता था और वहाँ माधु आयते कपड़े विकायला यायचा। और वहाँ माधु नाम का एक आदमी था, वह रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए आता था। सगड़ा डोंगर भाग, सारा जो हिस्सा था वहाँ का बिल्कुल पहाड़ी हिस्सा था, सिर्फ छोटी सी जो पगडंडी थी वहाँ से वो आता था। तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा। वह सारा रेडीमेड जो माल था वो अपने घोड़े पर लाद कर लाता था। नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची। नांदरुकी नाम का एक पेड़ है, उसकी घनी छाया पड़ती थी। तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। उस पेड़ के नीचे वो अपने घोड़े को बांध के रखता था। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली। फिर हमारा ध्यान गया कि हमें ना घोड़े की लीद दिखाई। घोड़े के गोबर को लीद कहते हैं। तो वो दिखाई दी इन बच्चों को। ये धागे माती धरून थे। उन्होंने देखा कि उस घोड़े के गोबर में, लीद में धागे धागे उनको दिखाई दिए। तो इनके दिमाग में विचार आया कि अरे ये धागे धागे इसके गोबर में है ना, तो ऐसा करते हैं कि इसका प्रयोग हम करते हैं। हमारी मूर्तियों में जो दरारें आती है तो ये धागे जो है ना बांध कर रखेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो प्रयोग किया। आता आमच्या मूर्तिंना बिल्कुल तड़े जात नव्हते। और फिर उनको बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने गाय का गोबर और घोड़े का गोबर उस मिट्टी में मिलाकर जब मूर्तियाँ बनाई, बहुत दिनों तक, महीनों तक रही, लेकिन कोई दरार नहीं उसमें पड़ी। तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ कि वो आनंद हम शब्दात सांगता येणार नाही, हम शब्द में नहीं बता सकते। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। मैं जब माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था तब मैंने आर्किमिडीज या इस साइंटिस्ट का लेसन पढ़ा था। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही शोधत राहायचा। उसको जो चाहिए होता था वो उसका पीछा ही करता था, और जब उसको हासिल होता था तो बड़ा खुश हो जाता था। और यूरेका यूरेका ऐसे, नहाने घर मतलब बाथरूम, और जब उसको मिल जाता था तो बाथरूम में से वो निकला और उसने क्या कहा, यूरेका यूरेका, मिल गया, है ना। उसको जो चाहिए होता था, जिसका उसने संशोधन किया था, वो उसको जब मिला तो यूरेका यूरेका करके वह दौड़ता बाहर निकला। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता। तब मेरे ध्यान में आया कि हमें भी उतना ही आनंद हुआ था जितना आर्किमिडीज को संशोधन करके हुआ था। आपल्या पुरता का होईना, पण तो एक शोध होता। अपने तक क्यों न हो, लेकिन हमने वो एक हमारा संशोधन था। मुलांनो, मैं तुम्हाला एवढंच सांगेन, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इतना ही बताता हूँ कि तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला है। आपके हर एक के अंदर एक आर्किमिडीज है, एक साइंटिस्ट है, एक शास्त्रज्ञ है, एक संशोधक है, और उसको अपने अंदर हमेशा जागता रखो, जिंदा रखो, और तुमचा आभाळ कायम आनंदानं भरलेला रहे। और यदि अपने अंदर का इस संशोधक, इस शास्त्रज्ञ को आप जिंदा रखोगे और इस तरह से अलग अलग इसमें संशोधन करते रहोगे और पर्यावरण के साथ रहोगे, और अलग अलग मार्ग तुम्हें मिलते जाएंगे। कोई साधन हो चाहे ना हो, तुम्हारी इच्छा यदि है तो तुम्हें मार्ग जरूर मिलेंगे। और यदि ऐसा होगा तो आपका जो जीवन है वह आनंद से भरा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से आप लोगों को सीख मिली होगी। क्या सीख मिली आपको? कि हमने क्या करना चाहिए, हमारे अंदर जो उपजत कलाएं होती है उसको निखारना चाहिए। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि ये पाठ आपके ध्यान में आया होगा। बाय।